हम लोग डिस्कस करेंगे रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन हेल्थ केयर। हमारे किसी भी, क्योंकि ये सारे का सारा टॉपिक जो है वो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का है, जिसमें हम लोग ऑपरेशन थिएटर की रिलेटेड, इसके अलावा हॉस्पिटल से रिलेटेड जितने भी इन्फेक्शंस हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। तो जिसमें हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस हैं, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शंस भी इनको कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये होगा कि हमारे हेल्थ केयर के अंदर, चाहे वो एक ऑपरेशन थिएटर है, चाहे वो एक हॉस्पिटल की एनवायरनमेंट है, कौन कौन से रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन है ऑर्गेनिजम्स की ट्रांसमिशन के। देयर आर द मेन मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टियस ऑर्गेनिजम्स इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज में सबसे पहले आ जाती है कंटैक्ट ट्रांसमिशन, फिर आ जाती है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, और फिर आ जाती है एयरबोर्न ट्रांसमिशन। ये तीन मेन कह लें कि ट्रांसमिशन है। कंटैक्ट है, ड्रॉपलेट है, एयरबोर्न है। Occasionally, an infection can be transmitted to multiple individuals in a healthcare facility via contaminated medication or equipment. बहुत कम ऐसे होता है तो मेडिकेशन आपने ऐसी ले ली है, एक्सपायर है, इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, उसकी वजह से भी एक हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की एक रूट पैदा हो सकती है। और इस तरह की जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ना, उसे कॉमन व्हीकल ट्रांसमिशन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंटैक्ट ट्रांसमिशन, नाम से जाहिर हो रहा है, जो कंटैक्ट से एक इंसान से दूसरे इंसान तक जो है वो फैलती है। एक ऑपरेशन थिएटर, एक हॉस्पिटल में आए हुए बंदे से दूसरे बंदे तक। इट रेफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टियस माइक्रोऑर्गेनिजम्स टू अ ससेप्टेबल होस्ट बाय टच और वाया कंटैक्ट। यानी कि टच से एक ऑर्गेनिजम्स का, एक माइक्रोऑर्गेनिज्म का एक जानदार से दूसरे जानदार में फैलना। ब्लड से भी हो सकता है और बॉडी सब्सटेंसेस भी हो सकता है। ये इन चीजों के साथ कंटैक्ट से, किसी ब्लड के साथ या बॉडी सब्सटेंस के साथ कंटैक्ट से अगर ये इन्फेक्शन फैल जाए तो उसे कंटैक्ट ट्रांसमिशन कहते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट कंटैक्ट और इनडायरेक्ट कंटैक्ट ट्रांसमिशन। सबसे पहले है डायरेक्ट कंटैक्ट ट्रांसमिशन। It occurs when blood from an infectious person comes into contact with the mucous membrane or breaks in the skin of another person, or when a healthcare worker with infected lesions on his or her hand infects the wound of patient while changing the patient's dressing. तो डायरेक्टली अगर एक कंटेक्ट से ट्रांसमिशन एक इन्फेक्चुअस पर्सन से दूसरे पर्सन को चली जाए, वो एक पेशेंट से एक डॉक्टर को भी जा सकती है, एक हेल्थ केयर वर्कर को भी जा सकती है, और वो एक हेल्थ केयर वर्कर की इन्फेक्टेड रीजन से, उसकी जो किसी इन्फेक्टेड है, हेल्थ केयर वर्कर खुद इन्फेक्टेड है, तो वहां से इन्फेक्शन जो है वो किसी पेशेंट के अंदर जा सकते हैं वाइल ड्यूरिंग हिज सुचरिंग या उसकी ड्रेसिंग चेंज करते वक्त। अगर आप प्रॉपर्ली हैंड ग्लव्स वगैरह नहीं यूज करेंगे तो आपकी जो इन्फेक्शन है वो उस पर्सन तक जा सकती है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली कंटैक्ट ट्रांसमिशन देंगे। इनडायरेक्ट कंटैक्ट ट्रांसमिशन में अल्टरनेटिवली ऑर्गेनिजम्स कैन बी ट्रांसफर्ड वाया एन इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट, और जिसे हम लोग फोमाइट कहेंगे, इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट और पर्सन या किसी पर्सन से, टर्म इनडायरेक्ट कंटैक्ट ट्रांसमिशन। यानी कि एक पर्सन से पहले दूसरे को गई, फिर दूसरे से तीसरे को चली गई, डायरेक्टली उसको नहीं गई, तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट कंटैक्ट ट्रांसमिशन कहेंगे। या एक पर्सन से पहले कोई ऑब्जेक्ट को गई, जैसे बेड हो गया, ऑपरेशन टेबल हो गया, चेयर्स होंगी जो हेल्थ केयर में यूज होती हैं, इनसे भी ट्रांसमिशन, एक से उस चेयर्स को नॉन जो है लिविंग ऑब्जेक्ट से फिर लिविंग ऑब्जेक्ट्स को भी ट्रांसफर होने के चांसेस हैं। और आजकल आपके पास जो है ना वो जो ट्रांसमिशंस हैं वो दोनों तरह से कोरोना फैल रहा है, डायरेक्ट कंटैक्ट ट्रांसमिशन से भी फैल रहा है, इनडायरेक्ट कंटैक्ट ट्रांसमिशन से भी फैल रहा है। A typical scenario is an instrument becomes contaminated when used on a patient with an infection. एक इंस्ट्रूमेंट था जो कि किसी पेशेंट के ऊपर आपने यूज किया, वो उस पेशेंट के इन्फेक्शन ले ली उसने, and then the instrument is used without adequate contamination on another patient, a decontamination. तो आपने उसी इंस्ट्रूमेंट को विदाउट स्टरलाइजेशन, विदाउट डिसइंफेक्शन किसी और पेशेंट को भी यूज कर दिया, तो उस पेशेंट की इन्फेक्शन जो है वो दूसरे पेशेंट को इनडायरेक्टली जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगी। Contaminated hands of healthcare worker have been shown to be very important contributors to indirect contact. जो किसी healthcare worker के hands जो है ना वो भी ट्रांसमिट होने की वजह बन सकते हैं। इसलिए हैंड वॉशिंग को किसी भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है एनवायरनमेंट में, हॉस्पिटल की एनवायरनमेंट में, ऑपरेशन थिएटर की एनवायरनमेंट में हैंड वॉशिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, हैंड वॉशिंग इतनी इंपॉर्टेंस है कि आजकल आप अपने कोरोना के हिसाब लगा लेंगे, कोरोना की ना फैलने की जो वजह भी है
वो भी इम्प्रॉपर हैंड वॉशिंग है, हैंड वॉशिंग अच्छी तरीके से ना करना, ज़ाहिर है उसका एक प्रॉपर मेथड होता है हैंड वॉशिंग का। तो हैंड से आप, जैसे आपको पता है कि हैंडशेक से या कांटेक्ट किसी भी और हैंड्स का इनडायरेक्टली कांटेक्ट हो जाए किसी दरवाजे के हैंडल से, फिर उस दरवाजे के हैंडल को फिर किसी और, तो इस तरीके से कोरोना फैलने की वजह भी है ना बनी। इनडायरेक्ट कांटेक्ट ट्रांसमिशन जो है वो डायरेक्टली एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं है, वो इनडायरेक्टली किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से, किसी जो है हॉस्पिटल की बेड की भी इन्फेक्शन जो है, वहां पे एक पेशेंट आके लेटा, अगर आपने उस बेड की जो बेडशीट को अच्छे तरीके से चेंज नहीं किया तो वहां से फिर दूसरे पे जा सकते। ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज स्किन एंड वुंड इन्फेक्शन, अब वो ऑर्गेनिज्म जो कि ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनमें सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, उसके बाद ये स्ट्रेप जहाँ जिसमें चेन लाइक जो है वो कोकाई होते हैं, और स्टेफलोकोकाई जिनमें बंच लाइक जो है ना वो कोकाई होते हैं। तो स्टेफलोकोकस आरियस, ये दोनों वो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये वो माइक्रो बैक्टीरिया हैं जो कि स्किन और वुंड के इन्फेक्शंस करते हैं। इसके अलावा कुछ वायरसेस हैं दैट कॉज आउटब्रेक्स ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस इन हॉस्पिटल्स, जैसे रोटा वायरस है, नोरो वायरस है, इसमें आप एक एग्जांपल ऐड कर सकते हैं आजकल जो फैला हुआ है कोरोना वायरस। आर टिपिकली स्प्रेड वाया, ये वो जानदार हैं, ये वो वायरसेस हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट ट्रांसमिशन की वजह से ही फैलते हैं। Direct or indirect contact transmission of microorganisms during patient care is responsible for majority of healthcare associated infection in patient and healthcare staff। तो जितने भी ये कह रहा है कि ट्रांसमिशन पे हमने डिस्कस की माइक्रोऑर्गेनिजम्स की, ये बहुत ज्यादा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नोजोकोमियल इन्फेक्शन की पेशेंट के या हेल्थ केयर स्टाफ को मेन वजह जो है ट्रांसमिशन की ये बनती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट ट्रांसमिशन। उसके बाद अगली टाइप आ जाती है रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन में ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। ये ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन भी जो है कोरोना की वजह बन सकती है, कोरोना जो है इन सब में आ जाता है। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन occurs when a person with a respiratory infectious cough, अब पर्सन है उसको कफ हो गई है, अब वो इन्फेक्टियस कफ है, या इवन वो स्नीज करता है, टॉक्स करता है। आपको पता है कि जैसे कोरोना में हम लोग को एक 6 फीट का फासला रखना जरूरी समझते हैं अगर किसी पेशेंट को कोरोना है, क्योंकि 6 फीट तक हमारी बातों का जो हमारे स्पीक का, इस टाइम मैं बोल रहा हूँ तो 6 फीट तक जो है ना वो ड्रॉपलेट्स जाने के चांसेस हैं, and thereby expels large infectious droplets। अब जिस वजह से infectious droplets जो है बहुत ज्यादा फैलते हैं, that directly infect the mucosal surfaces। अब ये किसकी mucosal surfaces को, हमारे नोज की, थ्रोट की, आईज की, ये mucosal surfaces जो को इन्फेक्ट करके एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जा सकती हैं, जितनी भी ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन है। ठीक है, ड्रॉपलेट इसलिए कहते हैं कि ये ड्रॉप की मदद से एक पर्सन से दूसरे पर्सन को थ्रू एयर जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो है ना वो ड्रॉप्स की वजह से जा सकती हैं। और ये ज्यादातर वो इन्फेक्शंस होती हैं जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, जिसमें कफ है, स्नीज है, टॉक्स, ये चीजें जो हैं ये मोड्स बनती हैं इन ट्रांसमिशन का, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। A droplet transmission can also occur indirectly when hands or fomites are contaminated with droplets। अब ये भी है, ये भी डायरेक्टली है, इनडायरेक्टली भी है। इसमें भी ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन जो है आपका, अगर छींक है वो गिरी है किसी दरवाजे के ऊपर, किसी फोमाइट के ऊपर, किसी टेबल के ऊपर, या किसी भी कह लो कि बेड के ऊपर, या आपके बोलने के बाद जो ड्रॉप्स वहां पे गिरे हैं, या आप कह लें कि आप खांसी करने से ये ड्रॉप वहां गिरे हैं, तो ये इनडायरेक्टली भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो है ना ट्रांसमिट हो सकती है। इन्फ्लुएंजा वायरसेस एक एग्जांपल है, एक माइक्रोबैक्टीरियम के ऊपर खुलाई एग्जांपल है। आप यहाँ पे कोरोना वायरस ऐड कर दें क्योंकि ये पुरानी स्लाइड्स बनी हुई है, चूंकि कोरोना वायरस आ चुका है, इसको भी आप लिख सकते हैं कि इट इज द मेन एग्जांपल ऑफ माइक्रोब्स दैट आर टिपिकली ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। उसके बाद थर्ड टाइप आ जाती है एयरबोर्न ट्रांसमिशन, ऐसी ट्रांसमिशन जो एयर से एक पर्सन को, एक एनवायरनमेंट को जाती है, एक एनवायरनमेंट से फिर दूसरे पर्सन को, वल्नरेबल पर्सन को ये जा सकती है। ऐसी इन्फेक्शन जो कि एयरबोर्न ट्रांसमिशन को, ऐसे इन्फेक्टियस एजेंट्स को, ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग एरोसोल्स कहते हैं। ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, एक्सपेल्ड ये भी ड्यूरिंग कफिंग, स्नीजिंग, टॉकिंग, एंड व्हेन लार्ज ड्रॉपलेट्स partially evaporate to form smaller lighter particles। तो डिफरेंस यहाँ पे याद रखो
एयरबोर्न ट्रांसमिशन में और ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन में क्या फर्क है कि एयरबोर्न ट्रांसमिशन में जो पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल हैं और ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन में जो पार्टिकल्स हैं वो लार्ज हैं। या वो कहता है कि अगर लार्जर पार्टिकल्स यानी कि जो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन में अगर जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाए तो पीछे जो है वो स्मॉलर और लाइटर पार्टिकल्स रह जाते हैं। स्मॉलर पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड इन एयर। अब ये पार्टिकल जो है ये इन्फेक्टेड है, ये हवा में रहते हैं एंड कैन बी डिस्पर्स्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस बाय एयर करंट्स। फिर ये लंबे फासले तक हवा के जरिए भी जा सकते हैं। यानी कि जस्ट एक हम लोग जो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन थी वो तो 6 फीट के फासले तक कहते थे कि हम लोग डेंजरस हो सकते हैं। जो एयरबोर्न ट्रांसमिशन है ये तो एक एयर से दूसरी एयर में भी जा सकती है, एक रूम की एयर से दूसरी रूम की एयर में भी जा सकती है। इवन कि हमारे जो फिल्टर्स लगाए हैं हमने, एयर कंडीशनर्स लगाए हैं, वहां से भी एनवायरनमेंट में जा सकती है। इफ इन्फेक्शस कैन ट्रांसमिट द माइक्रोब्स इनटू द एयरवेज ऑफ द ससेप्टेबल होस्ट, और वहां से फिर वो किसी भी ससेप्टेबल होस्ट के एयरवेज में जाके वहां पे इन्फेक्शन काज कर सकती है। अब इसकी एग्जांपल जो है वो मीजल्स वायरस है, दैट इज ट्रांसमिटेड इन दिस वे। एयरबोर्न ट्रांसमिशन है, इसमें जो पार्टिकल्स का साइज है जो कि एयर में जाता है वो वेरी स्मॉल है। एनी क्वेश्चन जी?